दो दिनों की तेज गिरावट के बाद आज है हल्की राहत के संकेत। राहत कितनी होगी और कितनी टिकाऊ, ये है बड़ा सवाल। खरीदने का वक्त है या फिर पोजीशन करें कम, लेंगे सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 5 दिनों की गिरावट के बाद जो संभलने के संकेत आ रहे हैं, वहां से आपको क्या समझना है, आज कौन से रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल, सब जानेंगे अनिल जी के साथ। पहले तो बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कहते हैं? दीप, ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से कोई खास अच्छे हैं नहीं। अमेरिका में फिर से कमजोरी वाला सेशन रहा है। 350 पॉइंट अमेरिकी बाजार लुढ़ के है। लगातार 5वें दिन कमजोर होते हुए दिखे हैं। कल कैश में बड़ा बिकवाली का आंकड़ा आता दिखा है। 5,5101 करोड़ लिफाफा लेवल है एफआईएस की तरफ से, जहां से बिकवाली हुई है। और रुपया नए रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचता हुआ दिखा है। $1 की कीमत अब 81.62 हो चुकी है। तो ये तीनों ही ट्रिगर्स आपके लिए बड़े नेगेटिव। और चौथा है एक स्टॉक जो पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है, पावर ग्रिड। फाइनली सरकार ने अपने इरादे वापस से खींच लिए हैं। जो पावर ग्रिड को बेचना चाहती थी वो आरईसी की हिस्सेदारी, अब वो नहीं होगा। तो ये बदलाव होता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आज नजर रहेगी। तो ओवरऑल इन संकेतों के बीच हम करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत। बिल्कुल, तो ढेरों संकेत हैं। और आज एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि अनिल जी आज सुबह थोड़े संभले हुए दिख रहे हैं। नहीं तो अब तो आदत पड़ गई है बड़े गैप डाउन्स देखने की, या फिर एटलीस्ट बड़े लाल निशान में एक्शन देखने की। आज सारे एशिया के बाजार, एसजीएक्स, डाउ फ्यूचर्स, सब थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं आज कितना बेहतर रहता है ये मामला। बट एक बार जरा ग्लोबल मार्केट से टच करना चाहूंगा, क्योंकि एक तो 5वें दिन गिरावट हुई है, 325 अंक कल डाउ फिसला है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ऊंचाई से अब डाउ 20% नीचे आ चुका है, 20.5% टू बी एग्जैक्ट, अगर आप करंट लेवल से देखें तो। जो टेक्निकली हम कहते हैं कि बेयर मार्केट में डाउ आ गया। एसएनपी और नैस्डैक तो थोड़े समय से हैं ही, बट डाउ भी आ गया बेयर मार्केट। तो नेस्डेक और एसएनपी 2 बार बेयर मार्केट वाले इसमें जा चुके हैं। एक्चुअली नेस्डेक तो है ही है, रिकवर होकर भी 20% के ऊपर कोई खास आया नहीं था। तो नेस्डेक तो लगातार मंदी के बाजार में है। एसएनपी 500 दूसरी बार 20% के नीचे पहुंचा है अपने टॉप से, यानी कि मंदी का बाजार है। डाउ पिछली बार लगभग 20% के आसपास पहुंचा था और वहीं से घुमा था। आज 20.5% नीचे है। लगभग आधा 1% का मार्जिन ऑफ एरर आप लेकर हमेशा चलेंगे कि 20% में जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 20%, ऐसा कोई साइंस का फॉर्मूला तो है नहीं है ना कि भाई इसलिए, या फिर क्रिकेट की सेंचुरी तो है नहीं कि 99 पे सेंचुरी नहीं है और 100 पर ही है। तो यहाँ पर 20% का एक ब्रॉड आइडिया होता है कि 20% तक गिरने के बाद आप मंदी के बाजार में जाना शुरू करते हैं। तो वो 20% का 22% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है। तो ठीक है, 20% घटे, देखते हैं। यह आखिरी उम्मीद है अमेरिका के बाजारों के लिहाज से कि अगर डाउ भी अब मंदी के बाजार में जाता है तो फिर थोड़ी वहाँ पर रिकवरी आने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है। लेकिन मेक और ब्रेक के लेवल भी यही है। अगर अमेरिकी बाजारों को सपोर्ट और सहारा लेना है, रिकवरी दिखानी है, तो ये भी अच्छे लेवल है। क्योंकि पिछली बार भी दीप याद होगा, नेस्डेक 34-35% घटा था और वहाँ से ही रिकवरी आती दिखी थी। एसएनपी लगभग इतना ही घटा था और डाउ भी। तो क्या डाउ अपना डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब अगले 1-2 दिनों में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। ये जवाब मिलेगा आपको सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से और उसके बाद मिलेगा बॉन्ड यील्ड से। डॉलर इंडेक्स से इस लिहाज से मिलेगा कि डॉलर इंडेक्स अब आपका 114 के आसपास 20 सालों के नए हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अब डॉलर इंडेक्स जब बढ़ना बंद कर दे और घटना शुरू करे तो पहला संकेत वहां से आएगा कि अमेरिकी बाजार पे अपना एक बार के लिए शॉर्ट टर्म का डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा संकेत है आपके बॉन्ड यील्ड से, जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.90 के आसपास कल पहुंच गई है। ठीक है, और 2 साल की बॉन्ड यील्ड 4.15%, 4.25% की तरफ बढ़ रही थी, अब थोड़ी सी नीचे आई। तो वो एक थोड़ी सी रिलीफ मिली है आपको थोड़ा बहुत। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कल बॉन्ड मार्केट ने अमेरिका में दिखाई है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन 2 साल की बॉन्ड यील्ड कम हुई है। इस डेटा का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब ये है दीप कि अगर इस बॉन्ड यील्ड को आप दूसरे मार्केट के एक्शन के साथ जोड़िए, और वो एक्शन है कमोडिटी बाजार का। लगातार 4-5 सेशन से और कल के सेशन में भी कमोडिटीज बहुत तेजी से धराशायी हुई। कल हमने स्टोरी की कि किस तरह से पाम ऑयल के दाम नीचे आए। यूके का एक डेटा मैं बताता हूँ आपको। यूके में नेचुरल गैस के दाम अपने टॉप से 65% घट गए। 65% घट गए। ये चीजें अभी तक डेटा में नहीं है। ये चीजें अभी तक बॉन्ड यील्ड में नहीं है। ये चीजें अभी तक डॉलर इंडेक्स में नहीं है।
इसलिए इस बार जो अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अगली बार वाला तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा कि शायद हम महंगाई को काबू में ला रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कम हो जाए, अल्टीमेटली कमोडिटीज़ की महंगाई कम हो जाए, तो आज नहीं तो कल उसका असर आपको दिखेगा। सो मेरा ये समझना, ये मेरा बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल आप कह सकते हैं, और एक कॉमन सेंस के बेस पे कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि अमेरिका का इन्फ्लेशन भी पीक हो गया है। राइट, ये हम कह सकते हैं, और शायद ये 1 या 2 इन्फ्लेशन के आंकड़े जो आगे आएंगे उसमें ये कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि अब आप देखिए, अगर ठीक है जो नेचुरल गैस के दाम घटे वो खाली यूरोप के, खाली ब्रिटेन के हैं, लेकिन एक इंडिकेशन तो आपको मिलता है ना कि आप किस तरह से, साथ में कच्चे तेल के दाम देख लीजिए, राइट। सो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंताएं हैं वो नो डाउट सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन काबू में आएगा उसको हम आज देख नहीं रहे। अब प्रॉब्लम क्या है, महीने 1.5 महीने बाद नंबर बढ़िया आने लगेंगे, तो फिर बाजार आपको यहाँ थोड़ी मिलेंगे, राइट। आपको सबसे अच्छा भाव तो सबसे खराब माहौल में ही मिलता है ना। बिल्कुल। कल जो आपको स्क्रीन दिखा रही थी वो कुछ हद तक कैपिचुलेशन दिखा रही थी कि जब सब, और एक चीज मैं जब मार्केट का एनालिसिस करता हूं तो मेरे पास बाकी सारे डेटा के अलावा सेंटिमेंट्स का अंदाजा लगाने के लिहाज से मेरे पास एक बहुत बड़ा टूल है जिसका खुलासा मैं आज करना चाहता हूं आप सबके सामने, कि ट्विटर पे कितनी गालियां आती है। करेक्ट। कितना भला बुरा, हाँ, तो उससे समझ में आ जाता है कि अब जैसे समझिए कि अगर कल बोल दिया कि 17,1अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 16,975 हो जाए तो लोगों को लगे कि उनका खजाना लूट लिया गया है। तो ये आपका एक सेंटीमेंट दिखाता है आम लोगों का कि वो कितने बेरिश हो रहे हैं, कितने खराब हो रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी जो आपको दिखाती है कि आप मतलब ओवर पेसिमिज्म में जा रहे हैं। कभी हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, कभी हम जरूर से ज़्यादा बुलिश होते हैं, तेजी में होते हैं, कभी हम जरूर से ज़्यादा खराब सोचने लगते हैं, और ये मानवीय स्वभाव है, इसमें कुछ मतलब आप बदल भी नहीं सकते। हम पहले और आखिरी तो है नहीं जो ऐसा कर रहे हैं जी। हमारे पूर्वजों ने भी सेम यही किया जितने मार्केट में थे। ग्रीड एंड फियर तो मार्केट के दो हमेशा बुल बेयर हमेशा चलते हैं, आगे भी रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम आखिरी जो ऐसा सोचे हमारे बाद वाले आएंगे वो ऐसा नहीं सोचेंगे, वो होना ही है। लेकिन वो जो हो रहा है उसको आपके फायदे के लिए आप कैसे गिन सकते हैं। सो सेंटिमेंट इस वक्त देखिए, डेटा इस वक्त देखिए, सारी चीजें देखिए। एक चीज जो मैं अनुभव से कहना चाहता हूँ ये कि जब इस तरह की सारी चीजें एक साथ आती है तब मार्केट है ना गिरना रुकते हैं, बॉटम बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो बॉटम कल बन गया, आज बन गया, इस हफ्ते बनेगा, इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम टुकड़ों में खरीदारी करने की बात करते हैं। जैसे कल आपका 25% पैसा आप कल डाल दीजिए, ये इसके पीछे पर्पस यही है कि एग्जैक्टली अगर ये पता चली जाए कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर और इसी दिन बेचना है, इसी पॉइंट और इसी दिन पर लेना है, तो फिर बात ही खत्म ना। फिर तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने का, इतना बड़ा बिजनेस करने का, इतने बड़े चैनल्स चलाने का, इनकी जरूरत ही क्या है। यही कर लो। सो इसीलिए मार्केट में आपको ये समझना पड़ेगा कि जब लेने का वक्त है टुकड़ों में लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि मंथली एक्सपायरी भी है, हमारी खुद की भी क्रेडिट पॉलिसी है, तो और ग्लोबल मार्केट्स जिस तरह का मारकाट मची है, 1-2 दिन लग सकते हैं संभलने में। तो कल अगर आपको SGX निफ्टी को, अमेरिका को देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैं आज कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आज कूदना भी नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ग्रीन में दिखा मतलब सब प्रॉब्लम खत्म, और लाल में दिखे तो मतलब दुनिया खत्म होने वाली है। इन भावनाओं से थोड़ा हटकर देखना पड़ेगा। ओवरऑल जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार लगभग उस सिचुएशन में पहुँच रहे हैं जहाँ पर उनकी गिरावट एक बार की रुकनी चाहिए। अब के लिए रुकनी, एक बार के लिए रुकनी चाहिए। एक बार के लिए अगर आज कल में दीप थोड़ा सा कुछ भी अच्छा अमेरिका होता है तो मुझे लगता है डाउ यहाँ से 1.5 से 2,000 पॉइंट की रिकवरी के लिए तैयार हो रहे हैं। 1.5 से 2,000 ज्यादा हो रही है, बड़ी जबरदस्त रिकवरी हो जाएगी सनली। हाँ, क्योंकि 10-12%। हाँ, एक ही ट्रम्प कार्ड है, डॉलर इंडेक्स, हाँ। जो मैं एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एग्जैक्टली मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि ये नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है कि नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी एक्सट्रीम पे चला गया है। लेकिन वो न मेरी एक्सपर्टाइज है और न मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये बोल दूं आपको कि डॉलर इंडेक्स ने टॉप बना दिया।
मुझे एक ही चीज़ की रिस्क है, अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं होगा, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स 114 और 114 से घट के 112 111 की रेंज में आ जाता है तो आप लिख के रखिए कि यहाँ से 2000 पॉइंट 1800 पॉइंट 1500 पॉइंट की तेजी के लिए डाउ तैयार हो रहा है। ओके, 1500 से 2000 पॉइंट की रिकवरी बनेगी डाउ। सो ऐसा कोई बहुत चिंता करने की, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि एक साथ सारी जब सिचुएशन आ रही है अमेरिका में तभी पैनिक होता है और तभी आपके लिए, और आप आज देखिए, आज आपको डॉलर इंडेक्स भी ऊपर दिखेगा, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर दिखेंगे, आज आपको डाउ बेयर मार्केट में जाता हुआ नजर आएगा, है ना। सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक अच्छी चीज़ जो बाजार नहीं देख रहे हैं वो है कि अगर 2 साल की बॉन्ड यील्ड्स 10 साल की बॉन्ड यील्ड के बराबर कूल ऑफ हो गई है तो जो आपने एक फॉर्मूला बताया भी था, मंदी का बग्गा साहब ने भी कहा था कि वो बॉन्ड्स का क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इन्वर्जन बॉन्ड इन्वर्जन, कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स कम समय की ब्याज दरें ज़्यादा हो और ज़्यादा समय की लंबी अवधि की ब्याज दरें कम हो, ये बहुत कम होता है और जब होता है वो मंदी का संकेत होता है। तो अगर वो रिवर्सल होने की तैयारी में है, आप देखो ये स्क्रीन कुछ कह रही है, इस पर नजर रखिए अगले 1-2 दिन, और डॉलर इंडेक्स बाकी सब छोड़ दीजिए। तो संभलने के संकेत है, ये तो बहुत बढ़िया संकेत है। अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड अगर सेम आ रही, इसका मतलब ये कहीं न कहीं अमेरिका में अब ये धारणा शुरू हो रही कि महंगाई अब यहाँ से काबू में आएगी या कम से कम बढ़ेगी नहीं। और ऐसे में जो ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला अगली बार 0.5% ना हो, शायद 0.5% से ही काम चल जाए। करेक्ट। 2023 में बिल्कुल भी नहीं घटेगी या एग्रेसिव जो स्टैंड है वो थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ दिखे। सो कुछ चीज़ों को अंदर गौर से जाके देखिएगा तो आपके काम की आएगी। तो आई थिंक अमेरिका कमज़ोर है, लेकिन ज़्यादातर ख़राब चीज़ें प्राइस में अब आ रही हैं। ये तो अच्छी बात है सर कि प्राइस में आ रही है। चलिए, तो गिरावट हुई, पैनिक सेलिंग हुई है, बट अब संभलने के संकेत आपको बाजार दिखा रहे हैं। अच्छा, उसी सेंस में अगर बात करें सर, हमारे बाजार के लिए कितना एक्शन है? क्योंकि अगर आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करते हैं तो मेरे डाउ जहां 20% 20.5% हो रहा है, हमारा निफ्टी तो 8.5% ही फिसला है उसके मुकाबले। बैंक निफ्टी तो और भी बेहतर है। तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि ये हमारे लिए क्या इंडिकेट करता है कि बेहतर है, हम होल्ड आउट करेंगे, या फिर अगर वो इतना गिरे तो हमें भी थोड़ा अभी गिरना पड़ेगा? देखो, अगर आप इंडियन इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देख रहे हो तो आप ये कॉन्फिडेंस रखो कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ एक भी डेटा ऐसा नहीं जो कि कहीं कोई कमजोरी का, इनफैक्ट मजबूती के संकेत दे रहा है। 2020 से भी पहले वाली सिचुएशन में, इनफैक्ट कोविड के पहले तो हम इकोनॉमी में डिमांड कर रहे थे कि एक बूस्टर डोज चाहिए। याद है अपने पहले जो बजट आ रहे थे, क्या मिलेगा बूस्टर डोज है, ये सारी चीजें कर रहे थे। अब कोविड से पहले की मतलब धुआंधार रिकॉर्ड कलेक्शन टैक्स के हो रहे हैं, जीएसटी के हो रहे हैं, एडवांस टैक्स के हो रहे हैं। सो हम अगर इंडियन इन्वेस्टर हैं तो हमें पता है हमारा मार्केट, हमारी इकोनॉमी तो ठीक है, और उस हिसाब से हम 8 8.5 9% घट गए तो ठीक है। अब रहा सवाल एफआईज का और उन लोगों का जो ये सोचते हैं कि भाई हम अमेरिका के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ऐसा मानने को हम तैयार ही नहीं है। अच्छी बात है, 20% डाउ घटा है, ठीक है। अगर 20% के सामने हम 8.5% घटे हैं, ठीक है, तो अब आपको लगता है हमारे इंडियन मार्केट की तो बड़ी आउट परफॉर्मेंस हो रही जी, कब तक टिके रहोगे? तो मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर एफआईज पैसा लगाते हैं तो वो डॉलर हिंदुस्तान में लेके आते हैं, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं और शेयर खरीदते हैं। जब बेचते हैं तो शेयर बेचे जाते हैं, उनको रुपए मिलते हैं, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके वो वापस अमेरिका या जो भी देश से आए वहाँ ले जाते हैं जी। अगर हमारी करेंसी इस साल 8-9% कमजोर हो गई है और 8 8.5% का है, तो भाई 16-17% तो उनके पैसे टूट गए ना। करेक्ट। अगर 16-17% टूट गया, डाउ 20% नीचे रहा, हमारे यहाँ के रिटर्न उनके डॉलर टर्म्स में 16-17% नेगेटिव है, तो 3% भी हम ज्यादा नहीं बढ़ सकते अमेरिका से? बोलो, 3% तो बढ़ ही सकते हैं। बनता है, बिल्कुल बनता है। अब अगर दुनिया में इस साइज की टॉप 5 में इकोनॉमी है, इतनी तेजी से ग्रो करने वाली एकमात्र इकोनॉमी है, तो हम 3-4% भी नहीं, हम ज्यादा गिरे हैं एक्चुअली। करेंसी को मिलाकर देखें, आया कॉन्फिडेंस। सो इसलिए ये मत सोचो कि 20% डाउ घटा और हम 8.5% ही घटे तो हम कम घटे। डॉलर के साथ मिला के देखो, अल्टीमेटली एफआईज का पैसा कितना टूटा, 16-17% यहाँ भी टूटा है, ठीक है ना, टॉप से। तो बस बात खत्म। इनफैक्ट दीप एक निकालो आप ये डेटा अपना, ये
जब 18,600 पहुंचा था ना, तब डॉलर का दाम क्या था? हाँ, निकाल लेते हैं, अभी पता है ना, चलता तो उससे आइडिया लग जाएगा। 18,600 से अगर हम आज 17,000 हैं, 8% घटे हैं, यस, तो उस तब से लेके अब डॉलर कितना घटा है, ठीक है, सॉरी डॉलर कितना बढ़ा है, रुपया कितना घटा है, अपने आप अपने पता चल जाएगा जितना करेक्शन हो। अब इंडिया एडजस्ट हो गया है, अब एडजस्ट हो गया। आपको एडजस्ट होने के लिए दो चीज करनी है जी। या तो आप रुपए के फॉल से एडजस्ट हो जाइए, या फिर आप मार्केट में गिर के एडजस्ट हो जाइए। तो पिछले 2 दिनों में हमने रुपए के फॉल से एडजस्ट कर लिया, थोड़ा मार्केट से भी कर लिया, दोनों के होकर हम एडजस्ट हो गए। अब एडजस्ट हो हाँ, गया। ठीक है। देखो ऐसे टाइम पे डाउ नेस्डेक और ये वो सब देख के आपका कभी खरीदने की हिम्मत नहीं होगी, वो इच्छा तो नहीं होगी। होगा, बिल्कुल। वो रहने वाले ही है। कुछ अच्छी चीजें जो हुई है और उसको एक सेंसिबल तरीके से देखिए, हमारा करेक्शन हो गया है एफआईएस के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और था सर, आज के तो लेवल्स और बाकी चीज़ें बात करेंगे, बट कल क्योंकि इंट्राडे में एक बार के लिए 17,000 के नीचे गए थे, हालांकि फिर रिकवर होकर होल्ड कर लिया, आज भी एसजीएक्स ठीक दिख रहा है, बट साइकोलॉजिकली या बाजार के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट लेवल है 17,000 का ये सपोर्ट? साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे लेवल के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एक तो ये कि मतलब थोड़ी सी ठीक है, एक राउंड फिगर वाला लेवल है, तो पोजीशंस थोड़ी सी ज़्यादा बनी हुई है, ठीक है ना, तो वो पोजीशंस के हिसाब से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि 17,000 का लेवल है। लेकिन हाँ, 17,000 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आपको एक्शन ये लगता है कि भाई चलिए हम थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हैं। सो मेरा ये समझना है कि 17,000 को मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर हम होल्ड करके रख पाते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा संकेत है। पहली चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 17,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा रास्ता नीचे का खुल भी जाता है, तो आई थिंक 16,900 17,100 ये रेंज है जहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। उसके बियॉन्ड कुछ खास बात है ऐसा मुझे नहीं लगता, तो मेरे ख्याल से उतना ही उसकी इंपॉर्टेंस है, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं? हाँ ठीक है। हाँ, 16,900 17,100 16,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो फ्रेश डाउन साइड खुलेगी। फ्रेश डाउन साइड 17,000 से नहीं खुलती, 16,900 के नीचे से खुलती है। ठीक है, तो 16,900 अगर आप देखें बाजार के लिहाज से तो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आता है। चलिए सर, फिर आज का भी एक्शन समझते हैं, कुछ डेटा भी है जिस पर आपकी राय लेनी है, बट पहले आज का एक बार सेटअप समझा दें सर, कैसे दिख रहा है? देखो ग्लोबल संकेत दीप न्यूट्रल साइड पर है, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव आप मान सकते हैं। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत फाइनली पॉजिटिव साइड पर आए हैं, और वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव है, सेंटीमेंट थोड़ा कॉशियस है, सावधानी भरा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। एफआईएस की चूंकि आपने बात की तो मैं एफआईएस के डेटा यही डिस्कस करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लंबे समय बाद आपको बड़ी बिकवाली फिर से आती हुई दिखी है, 5,100 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली। Yes, और इस बिकवाली को देखकर थोड़ी सी चिंता होना स्वाभाविक है। 3,000 2,000 करोड़ का बेचते बेचते 5,000 करोड़ पर आ गए। माफ कीजिएगा, ज़्यादा बेचे, डर लगना स्वाभाविक है, और ऑन द फेस ऑफ इट डर भी लगना चाहिए, लेकिन आंकड़ों को क्वालिटी के लिहाज से थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखिए तो शायद आपका डर कम हो जाएगा। पहला, कैश में बेचने के साथ साथ बड़े दिनों बाद वायदा कारोबार में एफआईएस ने इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में खरीदारी की है। 940 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, 825 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, और अगर दोनों को मिलाकर देखें 1700-1800 करोड़, तो फिर आपकी बिकवाली 3500-3700 करोड़ के आसपास की रह जाती है, और उतनी की उतनी खरीदारी लोकल फंड्स की है, 3522 करोड़ 32 करोड़ की। इसका मतलब ये कि लोकल फंड्स ने खरीदारी करना शुरू किया। सो कल की एफआईएस की बिकवाली और घरेलू फंड्स की खरीदारी मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही मैं ऑप्शंस में उन्होंने 9,700 करोड़ के ऑप्शन खरीदे, वो तो मैं गिन ही नहीं रहा, वो तो छोड़ो, जाने दो, करेक्ट। बाकी जो कुछ भी किया है उसमें भी आप देखिए, सो कल के आंकड़े उतने बुरे नहीं है, नेट में आप मिलाकर देखें तो लंबे समय बाद लोकल फंड ने भी दम लगा करके रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 17,000 और नीचे लोकल फंड्स का सपोर्ट आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। ये उम्मीद आप कर सकते हैं, ये होता हुआ आपको दिख रहा है। इसलिए डेटा कल के उतने खराब नहीं है जितने आपको 5100 करोड़ देख के मूड बिगड़ सकता है। मत बिगाड़िए, डिटेल में देखिए, उतने खराब नहीं है। ठीक है सर, चलिए तो थोड़ा एफआईएस के आंकड़े देखें तो उतने खराब नहीं है। बाकी फिर संकेत आज के लिए बड़े लेवल्स क्या निकल कर आते हैं सर? 16,875 16,925 ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, नोट करके रखें। अगला बड़ा सपोर्ट लेवल 16,725 से 16,800 का होता है। ऊपर की तरफ 17,150 17,225 की रेंज में एक बार पहुंचने की कोशिश करेंगे, और वहां पर देखेंगे कि ताकत कितनी है। पार निकलने पर 17,300 350 फाइनल टारगेट होगा आज कल के लिए, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 38,200 38,350 तुरंत आपके लिए हल्के फुल्के सपोर्ट का काम करेगा। इसके ठीक नीचे
37,950, 38,050 अच्छा सपोर्ट है खरीदारी करने के लिहाज से, शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। ऊपर की तरफ 39,050, 39,200 पहली रुकावट की रेंज है, वहाँ पहुँचकर हम देखेंगे और ताकत बची है। अगला टारगेट जो बनेगा बैंक निफ्टी का 39,400, 39,550। तो दीप, दो चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी है इन दोनों स्क्रीन में। 39,550 के ऊपर बंद होने के बाद ही ताकत, आप ये सोचिए कि जो हमने बॉटम बनाया वो बना लिया। जब तक 39,550 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद नहीं होता है तब तक आपके लिए नीचे की रिस्क खुली हुई है। ओके, ठीक है, समझ गया। 39,550 के ऊपर बंद हो गए तो जो भी नीचे का लेवल बना है, फॉर एग्जांपल अभी 38,500 का बना है कल, ठीक है ना, 38,492, तो फिर हम ये बोलेंगे भाई यही शॉर्ट टर्म के लिए बन गया। समझ गया। निफ्टी के लिए जैसे 16,978 का बना है, 16,975 मान लो। अगर निफ्टी 16,325 के ऊपर, सॉरी 17,325 के ऊपर बंद होता है तो निफ्टी को 17,325 के ऊपर बंद होना है और बैंक निफ्टी को 39,550 के ऊपर बंद होना है। ये दो लेवल के ऊपर अगर ये दोनों इंडेक्स बंद होते हैं तो आप मानिए कि शॉर्ट टर्म बॉटम आपका बन गया है। ओके, क्लियर है? समझ गया। तो अब फिर आपको पता है कि मेरी अब नीचे की रिस्क इतनी है और इसके बेसिस पे मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी है। जो एकदम सेफ लेकर चलना चाहते हैं, जिनको एकदम नीचे में नहीं खरीदना, मैं उस लेवल का इंतजार करूंगा जहां से मेरा कॉन्फिडेंस आ जाए और मुझे नीचे देखने पर पता चले कि बॉटम कहाँ है। ये उन लोगों के लिए। अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 16,975, 925 दो छोटे लेवल है, 16,875, 800 मीडियम लेवल, 750, 725 और 700 तक के बड़े सपोर्ट लेवल। ऊपर की तरफ 17,100, 17,150 और 17,200 तीन छोटे लेवल हैं, 17,225, 17,300 मीडियम लेवल है, 17,300, 17,350 फाइनल लेवल। बैंक निफ्टी 38,600 के आसपास आप बंद हुए हैं। पहला सपोर्ट कल के लोज पे आता है, वो 38,500 है। इसके ठीक नीचे 38,350, 38,200 और 38,050 है विजिबल लेवल्स। इसके नीचे के लेवल है 37,950, 37,750 और 37,625। आइए ऊपर की तरफ 38,600 के ऊपर 38,750, 38,900 दो छोटे लेवल है, 39,050, 39,125 और 39,200 ये तीन मीडियम लेवल है और बड़े लेवल के तौर पर 39,325, 39,400 और 39,550। तो वही 39,550 के लेवल ऊपर की तरफ आपके लिए आएगा। क्लियर है? अब आइए इंडेक्स में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 20% से घटकर 23% आई है। तो कल के सेशन में कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशंस और स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हुए हैं इंडेक्स में बजाय एफआई ने उल्टा अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर की है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.7 पर है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.57 पर है और ये दोनों ही ओवरसोल्ड है। इन ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो के दम पर लोअर लेवल से आपको शॉर्ट कवरिंग आना तय है। अब खुलते ही आ जाती है, बाद में आती है, ये मार्केट की मर्जी है। लेकिन दोनों ही इंडेक्स आपके लगभग ओवरसोल्ड हो चुके हैं। बैंक निफ्टी तो कल भी हो चुका था। ओवरसोल्ड होने में एक ही रिस्क होती है, कभी कभार ये होता है जो मैं कल भी आपको बात कर रहा था, जरूरी नहीं कि खुलते ही हो जाए जिस लेवल पे होए, या एक आध दिन लगा सकता है टाइम कई बार। अब वही है कि कल नहीं हुआ, ये समझो कल 3:30 बजे समझ में आया ओवरसोल्ड है, क्योंकि आज अब आप गैप से खुलेंगे, है ना। सो इसलिए कभी कभी ओवरसोल्ड होने के बावजूद थोड़ा सा समय या लेवल वो डिसाइड करना होता है। अगर ये पता चल जाए कि यहीं ओवरसोल्ड हुआ और यहीं से घूम जाएगा फिर तो बड़ा आसान काम है ना, है ना। सो हे डेटा में दिख रहा है। सो इसका मतलब ये होता है कि आपको लोअर लेवल पे शॉर्ट तो नहीं करना है, इनफैक्ट लोअर लेवल पे आपको खरीदने का मौका देखना है। ये रेशियो आपको इस तरफ दिखाता है। अब आप क्योंकि आज गैप से ही खुलेंगे तो फिर अलग बात है। विक्स फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है 6%, थोड़ी वोलेटिलिटी के आसार हैं ही इस पूरे दिनों में काफी बढ़ चुका है। इस हफ्ते रहेगी, ये बना रहेगा जी। समझाएं सर, फिर जिनकी मौजूदा पोजीशंस है, कल की गिरावट के बाद थोड़ा आज रिकवरी है, क्या करना है उन्हें? छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो कल के लो का रख लें 16,975 का, लेकिन 16,900 ज़्यादा ठीक स्टॉप लॉस है। इंटरडे के लिए क्लोजिंग 17,000 के नीचे हो तो अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर ले। बैंक निफ्टी के लिए इंटरडे स्टॉप लॉस और क्लोजिंग स्टॉप लॉस सेम ही रखा हूँ 38,450 का, कल के लो के नीचे। शॉर्ट पोजीशन पे 17,225 डे ट्रेडर्स के लिए होगा, 200 पॉइंट दूर है, लेकिन और कोई मेरे पास इलाज है नहीं। छोटा लगाना तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। क्लोजिंग 17,325 में बता ही चुका हूँ, उसके ऊपर बंद होता तो एक बार की आपको अपनी शॉर्ट काटनी चाहिए। और जिनको ज़्यादा शॉर्ट में लंबा स्टॉप लॉस चाहिए, उनका बहुत दूर का 17,550 का आता है, आपकी मर्जी हो तो वो लगाओ, मैं सजेस्ट नहीं करता।
मैं सजेस्ट नहीं करता। हाँ, बैंक निफ्टी 39,050 डे ट्रेडर्स के लिए है और 39,550 क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि यहाँ से 900 पॉइंट दूर है। अगर आपको छोटा लगाना है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने रिस्क अपनी पोजीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस में बदलाव करने की आपको छूट है, क्योंकि देखिए कल अल्टीमेटली स्टॉप लॉस है ना टेलर मेड होता है, Yes. रेडीमेड नहीं है, सबके लिए सेम नहीं लग सकता। इन जनरल ठीक है, लेकिन आप अपनी पोजीशन के हिसाब से अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 900 पॉइंट दूर है सर क्लोज क्या करेंगे, मूव भी तो रोज ऐसे आ रहे हैं ना। यार। ठीक है, बड़े मूव आते हैं तो फिर ये दिक्कत होती है। राइट सर। नई पोजीशन कल 930 पॉइंट गिरे, परसों 1084 पॉइंट गिरे, 2 दिन में 2000 पॉइंट घटे हैं। यस, तो स्टॉप लॉस नजदीक का कैसे निकले? कैसे निकले? करेक्ट। आइए खरीदारी करने की राय है। 16,900 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है और एक बार 17,100 पार करे तो कल के लोज पे स्टॉप लॉस ले आइए 16,975 पे। 17,150, 17,150 दो छोटे टारगेट, 200, 225 मीडियम टारगेट, 300 से लेकर 350 के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करने का मन रखते हैं जरूर शौक फरमाए। रिस्की ट्रेडर्स के लिए 17,200 से शॉर्ट करने की राय, कल का हाई 17,200 है, 17,325 इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो ये एक 125 पॉइंट की रेंज है जहां चांस लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका बड़ा दूर का आ रहा है 17,450 का। जिनको छोटा रखना है 17,350 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है, बाकी 450 रखें। 17,175, 150 और 17,103 छोटे टारगेट हैं। 17,025, 16,975, 16,925 तीन दूसरे टारगेट, इसके लिए बिकवाली करनी एक एक है, सिंपल खरीदने बेचने का। बैंक निफ्टी कल के लोज पे स्टॉप लॉस लगाकर 38,450 का करें खरीदारी। पहला टारगेट जो बनेगा 38,750, 38,900, ये दो छोटे टारगेट हैं। 39,050, 39,125 और 39,200 मीडियम टारगेट है। 39,325, 400, 39,550 तक के बड़े टारगेट और सारे के सारे लेवल्स दीजिए स्पॉट कैश लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और जो लोग बेचना चाहते हैं, एक्चुअली अगर आप मुझे पूछेंगे तो सही सबसे बढ़िया जगह बेचने की है दीप 39,400 से 39,550, लेकिन इतना सोचना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 39,200 पर भी आप एक बार मूड बना सकते हैं, लेकिन उस समय का मूड माहौल देखकर बेचे। 39,200, 39,400 की रेंज में 39,600 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 39,125, 39,050 दो छोटे टारगेट हैं। 38,900, 38,750 मीडियम टारगेट, 38,625, 38,500 और 38,350 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली बैंक निफ्टी में। तो चलिए, ये सारे लेवल्स, सारी नई पोजीशंस बनाने की सलाह और स्टॉप लॉसेस भी। बैन लिस्ट में बदलाव हो गए हैं जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। अंबुजा, कैनफिन और डेल्टा ये तीनों बैन से बाहर आ गए हैं। आज के लिए जी, वोडाफोन और पीएनबी ये आपके लिए बैन में रहेंगे। बताएं सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के लिहाज से। लेवल दीप दोनों ही तरह के हैं वैसे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 17,000। अगर 17,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 2 करोड़ 10 लाख शेयर पुट में ऐसे हैं जो रिस्क पर रहेंगे। 2 करोड़ 10 बड़ी पोजीशन अभी भी है 2 करोड़ 10 लाख शेयर की पुट में, और 16,900 के नीचे 2.5 करोड़ शेयर पुट राइटर्स हैं जो रिस्क पर हैं, पैसे लग रहे हैं इनके। अब शॉर्ट साइड पर भी सिचुएशन ऐसी बन रही है, अगर 17,200 के पार निकलकर आप टिकते हैं तो 1 करोड़ 15 लाख शेयर कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे। 17,300 के नीचे ऊपर 1 करोड़ 70 लाख शेयर और 17,400 के ऊपर 2 करोड़ 20 लाख शेयर। सो लेकिन मतलब इसका मतलब क्लियर है कि जब तक 17,200 225 पार नहीं करके टिकते ना, तब तक तो अभी तक कॉल राइटर या फिर मंदी वाला आदमी सोचेगा भी नहीं कि मुझे डरना है। उनको डर 17,200 225 और असली डर जो है 17,325 के ऊपर लगेगा। बड़ी रेंज दूर है, अभी तो दूर है, लेकिन दूर से मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है देखो कल 311 पॉइंट आप घटे हैं, परसों 302 पॉइंट घटे हैं, उसके पहले 88 और 97, यानी कि 2 दिन 100 पॉइंट घटे हैं, 2 दिन 300, 300, 300, 600, 800 पॉइंट आप 4 दिन में घट गए हैं। सो ऐसा भी नहीं कि आप 200 पॉइंट बढ़ नहीं सकते। यस, बढ़ भी सकता, हाँ 300 पॉइंट बढ़ने जितना माहौल अभी तक दिख नहीं रहा। क्योंकि कल की रिकवरी पूरी कर लें कि 300 जितना घटे कल के कल उतने ही बढ़ जाएं, उसके लिए आपको डाउ फ्यूचर्स थोड़ा और मजबूत चाहिए। 0.5% से काम नहीं चलेगा, 1% चाहिए। बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा नीचे आ जाए और शायद 2-1% आपका ये घट जाए, 2% डॉलर इंडेक्स, तब जाके काम बने। ये सारी चीज़ ओके। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस समय। नज़र रखिए, आज डॉलर इंडेक्स तो रोज़ की तरह अब इम्पॉर्टेंट है ही, इम्पॉर्टेंट लेवल्स भी आपके सामने हैं। खबरों के बारे में बात करते हैं, साथ ही आज का जो बाकी ब्रोकरेज एक्शन है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ अरमान है, नुपुर है और साथ ही आशीष भी तैयार है। मॉर्निंग अरमान, बताएं खबरें, ट्रिगर्स क्या कह रही हैं आज की। जी, सबसे पहले आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है
उसी के साथ साथ ग्रैन्यूल्स इंडिया पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से जो उनका बायबैक है वो शुरू हो जाएगा। कोस्टल कॉर्पोरेशन पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो उनका राइट इशू है इक्विटी शेयर्स का वो आज से बंद होता हुआ दिखेगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर क्या खास है? सर वर्ल्ड टूरिज्म डे के इसमें स्पेशली तो ट्रिगर्स में तो यही है कि हमारे लिए तो ऑफिस ही है। हम 2 घंटा अगर घर से ऑफिस ट्रैवल करके आते हैं अपने आप में टूरिज्म ही है नहीं? क्लियरली। हाँ, वो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हम रोज मुंबई दर्शन के लिए निकलते हैं। एक जमाना था मुंबई दर्शन की बसें चला करती थी, आज भी चलती आई थिंक अभी भी है। हाँ, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे है और हम भी मना रहे हैं, आप भी मनाइए। घूमो इंडिया घूमो, वो तो चल ही रहा है और चल ही रहा है। अभी तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं कि आप अच्छा ये तो हो कुंभलगढ़ की दीवार है ना। तो आप गए? हाँ, कुंभलगढ़ कई बार गया हूँ, कई बार। तो मतलब गजब की हिस्ट्री है। सो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, नो डाउट विश्व भ्रमण भी करना चाहिए। दुनिया हिंदुस्तान के बाहर घूमने के भी अपने आनंद हैं, अपने मजे, दूसरी दुनिया भी देखनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको जो चाहिए यहाँ इतिहास है, कल्चर है, सीनिक ब्यूटी है, मतलब पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, सागर है, मतलब आप जो कुछ भी देखने की इच्छा रखते हैं वो सब कुछ यहाँ पर भी है। और मतलब अच्छी खासी हिस्ट्री के साथ है। तो बिल्कुल आप सब लोगों को साल में 1-2 बार, चाहे हम कर ना पाए लेकिन ये जरूर कहें आप जरूर जाइए। लेकिन आप जरूर जाइए। अब मैं भी प्रण लेता हूँ दीप, अगले टूरिज्म डे के पहले एक छुट्टी तो मार के आऊँगा। एक तो लूंगा। अब आज ये मौका सही है प्रण लेने का, मतलब कोई ऐसा संकल्प लेने के लिए ना एक आपके पास में वो मौका होना चाहिए। ये देखिए उदयपुर पिछोला लेके गए आप उदयपुर? नहीं, अरे जयपुर गया हूँ, उदयपुर नहीं गया। गजब कर रहे हैं, मतलब एक बार जाके आए वेनिस भूल जाएंगे आप। मैंने देखा है, फोटोज मतलब बहुत सारी। तो अच्छा एक वर्ल्ड टूरिज्म डे है तो हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल है जी। आप इस वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर आप कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? जरा मुझे ट्वीट करके बताइए। और अगर चाहते हैं आप कि मैं भी आपके साथ चलूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा हूँ तो मैं ऐसे ही, मतलब जैसे वो यश चोपड़ा की फिल्मों में होता था ना कि आप स्विट्जरलैंड जा ना पाए, नहीं देख के फील कर ले गानों में, वैसा अगर आप मुझे कहीं घूमने ले जाना चाहते हैं या मेरे साथ कहीं जाना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए मुझे। अरे वाह, तो हमारी साथ साथ में यात्रा हो जाएगी। तो जरा मुझे ट्वीट करके बताइएगा वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर आप कहाँ घूमना चाहते हैं, जरा बताइए। तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जहाँ जाने की इच्छा है वो बताइए। आप में से किसी का है, चारों में से का कोई एक ऐसी जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं? सर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और आशीष? सर इजराइल। अंधारी है? इजराइल जाना है सर। इजराइल जाना है। इजराइल ओके। हाँ, मैं केरला में रहा था 1-1.5 साल। वापस केरल जाना था वहाँ पर बहुत, और अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटा था जब रहा, तो इतना अपने आप एक्सप्लोर नहीं कर पाया, पेरेंट्स के थ्रू करा। अब अपने आप करना चाहता हूँ। सर इंटरेस्टिंगली जो एक्सप्लोर कम है वाराणसी। अरे वाराणसी तो इजी है कभी यार। हाँ। मैंने कहा किसी कोई से वो लोनावाला खंडाला बोले होते तो मैं अरेंज कर देता। चलिए बताया अरमान। IFCI पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आज जो बोर्ड मीटिंग है वहाँ पर अप्रूवल होता हुआ दिख सकता है, जिसमें जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्हें प्रेफरेंशियल बेसिस पर प्रेफरेंशियल इशू शेयर्स के लिए मीटिंग होती हुई दिखेगी। आज जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसका इनॉग्रेशन करते हुए दिखेंगे। आज जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहाँ के जो क्रेडिट और अदर वेलफेयर स्कीम्स का जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो भी करते हुए दिखेंगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 2 के जो है वो लिस्टिंग होती हुई दिखेगी आपको आज से। और उसी के साथ साथ जो हमारे लेबर, एम्प्लॉयमेंट, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो आज शाम को 5 बजे संबोधित करते हुए दिखेंगे। AGM है कुछ कंपनियों की, जिसमें LIC, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NDTV है। एक्स डेट है स्टॉक में, जिसमें भारत गैस, बोनस इशू 1:2 का। और ग्लोबल की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर जो अमेरिका है, वहाँ पर हाउस प्राइस इंडेक्स का जो जुलाई का डेटा है वो आता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं खबरों पर सबसे पहले पावर ग्रिड, REC और PFC पर ध्यान रखिएगा कि जो पावर मिनिस्ट्री सोर्सेज है वहाँ से खबर आती हुई दिखेगी। पावर ग्रिड द्वारा REC में जो मेजोरिटी स्टेक है खरीदने का पावर मंत्रालय में चर्चा हुई है, और उसके बाद REC में पावर ग्रिड की जो बड़ी हिस्सेदारी का अधिग्रहण के प्रस्ताव को सरकार ने जो है वो खारिज कर दिया है।
हमारा राजा बैटरीज पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने अपने कारोबार के बैकवर्ड इंटीग्रेशन की घोषणा करी है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन इस तरीके से हो रहा है कि जो बैटरी कारोबार के लिए जो मंगल इंडस्ट्रीज है, जो उनकी प्रमोटर कंपनी है, उनका जो प्लास्टिक कंपोनेंट का कारोबार है वो अब कंपनी के अंदर आ जाएगा और इसका जो एक्सचेंज रेशियो है, स्वैप रेशियो है, वो है कि मंगल इंडस्ट्री के हर 74 शेयरों को हमारा राजा बैटरीज के 65 शेयर जो है मिले जाएंगे। ओके, तो कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, कुछ थोड़ा डील एक्शन भी आपको होते हुए दिख रहा है। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक, जहां पे कंपनी ने 225 करोड़ का रेविगो में अधिग्रहण किया है। स्लम सेल के आधार पर B2B एक्सप्रेस कारोबार के चलते ये करार किया है कंपनी ने। नज़ारा टेक्नोलॉजी और ऑन मोबाइल ग्लोबल भी आज फोकस में, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती देखिए। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग बैन करने पर अब ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। BSE सेबी ने BSE को दी गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को अब मंजूरी मिल चुकी है। एक्सचेंज पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बेचने के लिए अब BSE को मंजूरी मिल चुकी है और इसका जो बेनिफिट है वो जो हम देखेंगे वो देश भर में जो गोल्ड प्राइसेस होंगे वो स्पॉट में एक ही भाव पर बिकते हुए नजर आएंगे। होटल ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि टूरिज्म डे पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का स्टेटमेंट आता दिखा है। बजट, आने वाले बजट में जो नई टूरिज्म पॉलिसी है उस पर चर्चा होगी और नए लोकेशन बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज पर भी अपडेट है क्योंकि कंपनी का जो बायबैक है वो 4 अक्टूबर को खुलेगा और 18 को बंद होता नजर आएगा। 300 रुपए का ये बायबैक है, 50 लाख शेयर इसके अंदर दिए जाएंगे और जो साइज है वो 150 करोड़ के आसपास की है। IOC, क्योंकि ब्राजील ने पेट्रोब्राज कंपनी के साथ एक करार किया है और इसी के चलते कंपनी तेल की सप्लाई करने वाली है। ज्योति स्ट्रक्चर्स भी आज फोकस में क्योंकि कंपनी को स्टरलाइट पावर ट्रांस से 237 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। ये जो गोवा और कर्नाटका में उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन है उसे बनाने के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है कंपनी को। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें जहां पर रखनी है आपको नजर आई। आज काफी ब्रोकरेजेस भी हैं जहां पर करना है फोकस। चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की पहले टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? दीपांशु, गुड मॉर्निंग। देखिए, मारुति पर फोकस रखना है क्योंकि ग्रैंड विटारा की कल प्राइसिंग आई है, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA की तरफ से देखिए तो बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, 7,374 रुपये का लक्ष्य दिया है, 8,835 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। ये बोल रहे कि बुकिंग्स तो अगर आप देखें तो 57,000 से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन प्राइसिंग इनकी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। टोयोटा हाईराइडर से ज़्यादा महंगी है इनकी जो ग्रैंड विटारा है, तो इसके चलते मान रहे कि आगे जाके कंपटीशन देखने को मिल सकता है। नोमेरा भी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 8,970 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 9,840 का लक्ष्य दिया और मैक्वारी भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 9,688 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा सुर्खियों में है पावर ग्रिड। अरमान अभी आपको खबर बता रहे थे कि पावर मिनिस्ट्री की तरफ से आ गया कि पावर ग्रिड को REC में हिस्सा नहीं खरीदना पड़ेगा। काफी बड़ा ओवरहैंग था, अभी खत्म हो गया। तो इसके बाद सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, अपने व्यू को रीआइटरेट किया है इन्होंने, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 201 रुपये पे स्टॉक लुढ़क कर आ गया, 275 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो HDFC बैंक, यहाँ पर भी देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1427 रुपये पे स्टॉक चल रहा है, 1900 रुपये के बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं और मान रहे हैं कि अगले कुछ क्वार्टर्स में देखें तो पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है। तो कन्विक्शन पूरी तरीके से बना हुआ है HDFC बैंक पर। इंडसइंड बैंक पर भी देखें तो 1150 की क्लोजिंग है, 1400 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। SBI कार्ड्स, यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है क्योंकि जो RBI का डेटा बता रहे कि अगस्त में जो स्पेंडिंग है वो इंप्रूव हुई है और साथ में इन्होंने थोड़ा सा मार्केट शेयर भी गेन किया है, जहाँ पर पिछले 5 महीने से गिरावट देखने को मिली थी, 5 महीने के बाद इनका मार्केट शेयर गेन हुआ है। तो क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1150 का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन CLSA लंबे समय से स्टॉक के ऊपर बेरिश है, अभी भी बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए 830 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज की जहां पर रखना है फोकस। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? पांचू, पेटीएम पे तो रोज ही रिपोर्ट आती है, आज भी देखिए CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, 658 रुपये पे स्टॉक चल रहा है, 650 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो M&M फाइनेंस, यहाँ पर भी देखें तो HSBC खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 240 से घटाकर 230। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है,
अभी भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 106 रुपये के लक्ष्य के लिए 113 की क्लोजिंग है। इन्होंने विजन सिस्टम्स का, जापान की कंपनीज का अधिग्रहण किया, इसके बाद ये रिपोर्ट आई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स में कल आपको खास एक्शन देखने को मिला था। आज जेपी मॉर्गन की तरफ से व्यू को रिआइटरेट किया गया है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3525 के लक्ष्य के लिए। डाबर पर जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 620 का लक्ष्य दिया है। और एल&टी यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है इसमें मामूली 30 रुपये की कटौती की है। 1851 रुपये पर स्टॉक चल रहा है, 2040 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो यह है सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं इसे आगे और तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स। मंगलवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी हैं हमारे साथ तैयार। मोदी जी, किरण जी और अविनाश जी का भी स्वागत है आप सबका। आइए शुरुआत करते हैं बंसल जी के साथ। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर आज की पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, क्या बताना है? पिक ऑफ द डे बताना है कि अभी जो सबसे आपने पूछा कि कहाँ जाना चाहोगे वो बताना है अनिल जी? पहले तो काम की बात कर ले, घूमने फिरने का काम तो बाद में ही हो जाएगा। अनिल जी, काम है नहीं आज। देखिए, सिंपल, स्ट्रेट, नीट, क्लीन, क्लियर बोलूं तो नोटा है, ग्लोरीफाइड बोलूं तो मार्केट खुलने के बाद पिक ऑफ द डे दूंगा अनिल जी। अच्छा, ओके। जो ये सुबह सुबह मुहूर्त खराब किया है बंसल जी ने नोटा का इस्तेमाल करके, आप में से कौन कौन है जो नोटा का इस्तेमाल करना है? जरा हाथ खड़ा कर दे ताकि मैं उनके पास आऊँ ना। अच्छा, ओहो, कुणाल जी का भी नोटा है। सुमित जी, आपका भी नोटा है या नोट है? मेरा नहीं है। अच्छा, नोट है आपके पास, ओके। ओके, अच्छा बंसल जी, अब मैं पूछ लिया तो अब बता दो कहाँ जाना है आपको? आज ही जाना है? अनिल नहीं, अनिल जी आज नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ अनिल जी। वेगास जाने का मन है अनिल जी, वेगास है ना, लास वेगास अनिल जी जाने का मन है और 10-15 दिन का प्रोग्राम बनाने का मन है। अब देखना ये अनिल जी, मार्केट की छुट्टियां कहाँ से, कभी 5-6 दिन का वीकेंड आ जाए लंबा चौड़ा, तब इसको अनिल जी प्लान आउट करूंगा। बट मन तो वहां जाने का है। और अनिल जी, नोटा मेरा इसलिए नहीं है कि मेरे को कोई कॉल नहीं मिली अनिल जी। नोटा मेरा इसलिए है कि कल मैंने 3:30 बजे के बाद अनिल जी कोई भी काम नहीं करा। 3:30 के बाद कोई काम नहीं करा। बढ़िया है, चलो अच्छा है। कभी कभी ब्रेक लेना भी ठीक है। शनिवार रविवार के बाद सोमवार का ब्रेक भी ठीक है। तो चलिए, नोटा का इस्तेमाल किया है बंसल जी, लेकिन सुमित जी कह रहे हैं कि जब मैं दे रहा हूँ पिक तो पहले मेरे पास आ जाइए। जी सुमित जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग अनिल जी, मेरे पास पिक है और स्टॉक है एल&टी को 1840-1850 के आसपास खरीदारी करना है। कल पिछले 6 से 7 दिन की गिरावट के बाद कल एक अच्छा रिबाउंड लोअर लेवल से देखने को मिला और कल चार्ट्स के ऊपर डोजी फॉर्म हुई है। डोजी के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो डोजी के ऊपर अगर ओपन होता है तो एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल और एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलता है, और डोजी का लो अगर ब्रेक होता है तो फिर करेक्शन आती है। तो इसके लिए डोजी का जो लो है वो 1820 है। 1820 का स्टॉप लॉस लगा के एल&टी में खरीदारी करना है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह का चार्ट पे ऊपर रीडिंग है, उसको देखते हुए लगता है कि जल्दी स्टॉक के अंदर 1900 के लेवल भी ब्रेक होंगे। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 1820 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1880 और 1900 के टारगेट्स के लिए। ओके, 1880 1900 का टारगेट करें खरीदारी। मोदी जी, सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। पिक ऑफ द डे में हमने चुना है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट को खरीद के चलेंगे। 3410 3415 के आसपास आता है, खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 3480 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3390 का। स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और कल वो ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के ऊपर ही क्लोज आया है, तो लग रहा है कि रैली और स्ट्रेच हो सकती है स्टॉक में। तो 3480 के टारगेट्स के लिए एशियन पेंट्स को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3390 का। ओके, तो ये है आपकी राय एशियन पेंट्स। किरण जी, सुप्रभात, बताएं सर। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। स्टॉक कॉमन निकल के आया है। मेरा भी स्टॉक एशियन पेंट ही है। एशियन पेंट में कल अच्छी खरीदारी, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी देखने को मिली। तो 3400 का एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। मेरा टारगेट 3525 का देखने को मिल जाने का, 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय एशियन पेंट्स पे। ओके, अविनाश जी से भी राय ले ली जाए। अविनाश जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे।
इनफैक्ट अनिल जी मेरा भी पिक सिमिलर है। कंपनी जो मुझे पसंद है लार्ज कैप में वो लार्सन एंड टुब्रो है। ओके मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जिस प्रकार का इनका ऑर्डर बुक है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, प्लस इनके पास जो कंसोलिडेटेड बिजनेस में जो आईटी की कंपनियां हैं, हालांकि आईटी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो पोर्टफोलियो है कोर बिजनेस का, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस का, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले साल 1.5 साल में देखने को मिलेगी। तो हमारा तो मानना है कि 1850 में जो स्टॉक चल रहा है इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बनता है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि 2100-2200 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। और दूसरी एक कंपनी जो हाल ही में हमने रेकमेंड की है उसका नाम है एसपी अपैरल्स। ये कंपनी बेसिकली साउथ बेस्ड है और बच्चों के लिए गारमेंट्स बनाती है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स पहले तिमाही में डिक्लेयर किए, करीबन 25 करोड़ का कामकाजी बॉटम लाइन रिपोर्ट किया है, और जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से ऑलमोस्ट 20-25% ऊपर है। कंपनी ने एक बायबैक भी अनाउंस किया है जहां पे करीबन 5% इक्विटी वो बायबैक करेंगे, करीबन 585 रुपए पे। अभी करंटली प्राइस चल रहा है 426 रुपया। तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ तो आएगी, ऊपर से ये बायबैक का भी ट्रिगर है, तो इसमें कम से कम 575-600 का टारगेट अगर किसी को साल भर का नजरिया लेना है तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी। करीबन इस साल हमको लग रहा है कि 40 रुपए की अर्निंग भी आएगी, तो वैल्यूएशंस भी कंफर्टिंग है, और इसलिए इसको डेफिनेटली एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू से खरीदना चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए एसपी अपैरल्स, हमारा एसआईपी स्टॉक जो 130 से 140% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। जैन साहब ने भी इसी हफ्ते, कल ही किया था क्या या पिछले हफ्ते? कल ही था ना। जेम्स में जो उन्होंने भी रिकमेंड किया था, जैन साहब की तरफ से भी ये रिकमेंडेशन आती दिख रही, तो ये स्टॉक है मजबूत। आइए कुणाल जी कुणाल जी दे तो नहीं रहे। कुणाल जी नहीं देने की आपकी वजह बंसल जी से इंस्पायर होके? अनिल जी देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, और अनिल जी दीपांशु को नमस्कार। अनिल जी देखिए, पिक तो मेरे पास है नहीं। हाँ। कुछ उसका अनिल जी कारण बंसल जी भी हैं, उन्होंने मूड खराब कर दिया सवेरे। लेकिन अनिल जी असल कारण ये है कि देखिए अनिल जी, ना तो अभी खरीदारी के मौके हैं बाजार में और बिकवाली के लिए देर हो गई है। लेकिन अनिल जी एक राय है मेरे पास आपके लिए। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन। अरे सर बताइए, मुफ्त में मिल रही तो क्यों नहीं ले? अनिल जी देखिए, आपने अभी कहा कि मैं पिछले साल छुट्टी नहीं ले पाया, इस साल छुट्टी पक्का लूंगा और कहीं घूमने भ्रमण के लिए जाऊंगा। अनिल जी तो अनिल जी देखिए, आपकी अप्रोच गलत है। आप अकेले जा ही नहीं पाएंगे अनिल जी। देखिए जो आपकी पलटन है अनिल जी, इसको साथ लेकर के चलिए, एक बढ़िया सी योजना बनाइए अनिल जी, तभी हो पाएगा, वरना आपको इतने दिन कोई जाने नहीं देगा अनिल जी। तो सबको साथ लेकर के चलिए, वहीं से शो करेंगे। कुछ ऐसी योजना इस साल बनाइए अनिल जी। ठीक है सर, मैं समझ गया। अगले टूरिज्म डे पे भी सेम संकल्प वापस लेना है कि पिछले साल में कहीं जा नहीं पाया, इस साल जाऊंगा। इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हो कि मेरा प्रण ही रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे आप एक चीज समझो कुणाल जी, आपके मजबूत कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी जब मैं नहीं रहूंगा, तो आप लोगों को तो संभालना है। मैं छुट्टी पे जाऊंगा तो कैसे साथ में कैसे जा सकते हैं? और स्पेशली जब छुट्टी पे मैं जा रहा हूँ, मेरे स्पॉन्सर छुट्टी हो। हाँ, सिद्धार्थ जी ले जाए तो हम सोच सकते हैं। तो अब तो होप गिव अप कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये लो, इधर से आशु जी का मैसेज आएगा कि सबके लिए गोवा बुक कर दूं क्या? वो तो तैयार बैठे हैं। कुणाल जी आशु जी से वार्तालाप कर ले, तब तक हम दूसरे सवालों की तरफ बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, खबरों के दम पर आज कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी नजर। पावर ग्रिड, इसके लिए अब क्लैरिफिकेशन आते दिख रहा है हमें, हालांकि सूत्रों ने बताया, बट लग रहा है कि हो जाएगा। अविनाश जी, जो खबर चल रही थी कि आरईसी का स्टेक इन्हें खरीदना पड़ेगा पीएफसी से, अब उस पर समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। स्टॉक में भी हमने 2 दिनों में 20% की गिरावट देखी और फिर रिकवर भी हो गया। अब कैसे देखें सर पावर ग्रिड को? ये खबर का जो इम्पैक्ट था, अब तो खैर लग रहा है नहीं होगा, तो क्या वापस फिर पावर ग्रिड ऊपर जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल देखिए, मुझे लगा का मेन रीजन था वो ये था कि इनको खरीदने के लिए ऐसे माना जा रहा था, लेकिन ये अभी जब पुष्टि आई है तो मुझे लग रहा है कि आज वापस आपको एक अच्छा बाउंस बैक पावर ग्रिड में देखने को मिलेगा। ये 20% जो था वो क्लियरली इस न्यूज फ्लो के ऊपर था। अभी जब क्लेरिफिकेशन आया है, मेरे ख्याल से वापस इसमें थोड़ा सा मीडियम टर्म एक अपटेक और एक बाउंस आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि इवन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी का लंबा नजरिया है तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बनता है। तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड जिस पर रखनी है नजर। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले लें, क्योंकि भारी पिटाई हो चुकी है काउंटर की। अब कल हमने रिकवरी भी देखी।
मुद्दू जी, पावर ग्रिड 200 पर आ गया है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है सर इसके लिए? नहीं, बिल्कुल स्टॉक में यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट हम देखेंगे तो लास्ट करीब फेब में भी स्टॉक में इसी तरह का करेक्शन देखने को मिला था। 190 से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर 250 तक के अपसाइड मूव दिखाए, 245 तक के, और अभी इस स्विंग में स्टॉक ने 190 के लेवल को टेस्ट किया और वहां से कल के सेशन में कुछ बाउंस बैक आया है। तो आज अगर इस काउंटर में और बाउंस बैक देखने को मिलता है, 207 208 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो हमें लगता है फिर ये काउंटर 220 222 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर ऑलरेडी किसी के पास पोजीशन है, डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं 190 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 208 के ऊपर आज के सेशन में क्लोजिंग आती है तो बाय करके चल सकते हैं 220 तक के अपसाइड मूव के लिए। ओके, तो पावर ग्रिड पर रखिए नज़र, बहुत चर्चा में रहा है और अब इस काउंटर के लिए आपको आज एक्शन दिखेगा। अमर राजा यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, जो इनकी प्रमोटर इंडस्ट्री का प्लास्टिक कंपोनेंट कारोबार है वो प्रमोटर एंटिटी से डीमर्ज होकर अमर राजा के साथ मर्ज हो जाएगा, ये उन्होंने करा है डेवलपमेंट। किरण जी, जरा एक बार चार्ट देखें अमर राजा, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे सर? देखिए, अमरा राजा बैटरीज एक अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ दिया है, लगभग 505 के आसपास के। साइकोलॉजिकल सपोर्ट 500 का था, वो भी काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ टूटा है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा जो कि नेकलाइन है। तो मेरा मानना है कि जब तक 500 के नीचे है तब तक आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। नीचे में आपको 570 465 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक थोड़ा सा इधर कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बात अलग है, पर अभी के लिए मैं अवॉइड लिस्ट में रहूंगा। के लिए अमर राजा जहां पर आपको रखनी है नजर, इस पर भी एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। एक्शन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में भी बन सकता है। कुणाल जी, इसको देखें जरा, 225 करोड़ में रिवीगो का अधिग्रहण करने वाला है, स्लम सेल बेसिस पर मिल रही है। 371 करोड़ की जिस कंपनी के रेवेन्यू थे वो इन्हें 225 करोड़ में ही मिल रही है। जरा चार्ट देखें सर, कल तो ऑफकोर्स सारे काउंटर्स गिरे हैं, बट महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कैसा दिखता है 500 के लेवल पर? देखिए, कुछ समय से अगर आप देखें दीपांशु, तो स्टॉक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। एक या दो अटेम्प्ट्स हुए इस दायरे से बाहर आने के, लेकिन हमेशा ये फिजल आउट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि 550 के लेवल्स जब तक पार ना हो और उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट ना हो, तब तक कोई लॉन्ग टर्म इसमें खरीदारी की राय नहीं है। लेकिन जिनके पास पोजीशन है बने रहे। मुझे लगता है इस खबर के चलते कुछ उछाल आ सकता है। 550 स्टॉक के लिए असली कसौटी है, वो लेवल पार होगा तभी इसमें कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिले। ओके, तो अभी थोड़ा दूर है, 550 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर रखते हैं नजर। नज़ारा टेक और ऑन मोबाइल दोनों पर करना है फोकस। पहले नज़ारा टेक, सुमित जी एक बार जरा आप चार्ट देख लें, फिर बंसल जी आपके पास आता हूं मैं ऑन मोबाइल के लिए। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग बैन करने के लिए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब ये ऑर्डिनेंस आ चुका है और इसके बाद ऑफ कोर्स आई थिंक बिल भी आएगा आगे जाकर। बट नज़ारा टेक, सुमित जी चार्ट देखें जरा। दीपांशु, चार्ट्स पे ऐसा लग रहा है कि नजारा को नजर लग गई है और स्टॉक के अंदर थोड़ा सा गिरावट और सेलिंग प्रेशर है। और जब तक ये सेलिंग प्रेशर एंगल्फ नहीं था ऊपर में 725 750 के लेवल को, तब तक एक बार लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए। नजारा के अंदर नीचे के अंदर 640 600 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल नजारा से दूर रहे, एक बार स्टॉक के अंदर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। 750 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी नजारा में कोई बढ़िया ऊपर का मूव आएगा, नहीं तो एक बार करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए नजारा। बंसल जी, सेम खबर पर ऑन मोबाइल ग्लोबल सर, इस पर इसके चार्ट पर जरा राय दें। दीपांशु, सेम खबर है और सेम टू सेम सुमित जी वाला चीज है कि ऑन मोबाइल को भी नजर लगी हुई है। कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जब तक 122 के नीचे है खराब है और चांसेस हैं 110 109 तक स्टॉक गिर सकता है, तो थोड़ा दूर रहें। 122 के ऊपर निकले तब ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदारी की राय होगी। ओके, तो यह है आपके लिए ऑन मोबाइल नज़ारा। दोनों वैसे भी चार्ट्स में थोड़े खराब दिख रहे हैं और खबर भी इनके लिए अच्छी नहीं आई है, पर कुछ और खबरें भी हैं जहां पर करना है फोकस। आइए उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।